नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज मैं आपको कक्षा 12 का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय नंबर 7 रोकड़ बही का पार्ट 3 खुदरा रोकड़ बही का अध्ययन कराऊंगा। आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि खुदरा रोकड़ बही का अर्थ क्या होता है, खुदरा रोकड़ बही किस तरीके से तैयार की जाती है और इसका प्रारूप क्या है। तो देखिए, खुदरा रोकड़ बही। खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक बड़े व्यवसायिक संगठनों में बड़ी संख्या में बार बार किए जाने वाले छोटे खर्चों के भुगतान किए जाते हैं, जैसे कि यात्रा व्यय, भाड़ा, डाक व्यय, टेलीग्राम व्यय, कुरियर तथा अन्य खर्चे। आप देखेंगे कि जो बड़ा प्रकार का जो व्यवसायिक संगठन होता है उसमें बड़ी संख्या में बार बार किए जाने वाले छोटे खर्चे होते हैं। अब इन छोटे खर्चे कौन कौन से होते हैं, जैसे यात्रा व्यय है, भाड़ा है, डाक व्यय है, टेलीग्राम व्यय है, कुरियर व्यय है और अन्य भी कई प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे जलपान है, रिफ्रेशमेंट वगैरह। तो इन खर्चे ये बार बार होते हैं। तो इन बार बार होने वाले खर्चों के कारण अगर इन खर्चों का लेखा अपन मुख्य रोकड़ बही में करेंगे तो रोकड़ बही का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कई प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए अपन क्या करते हैं। ऐसे संगठनों में मुख्य रोकड़िया के अधीन एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। इस व्यक्ति को खुदरा या लघु रोकड़िया कहते हैं। आप देखिए कि जो मुख्य रोकड़िया होता है, यानी जो मुख्य कैश बुक जो होती है उसका जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, मुख्य रोकड़िया। अब इस मुख्य रोकड़िया के अधीन एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है। किसके लिए, जो वो छोटे छोटे प्रकृति के, पुनरावृत्ति वाली प्रकृति के जो खर्चे होते हैं उनको करने के लिए। अब जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, खुदरा रोकड़िया। और जो ये खुदरा रोकड़िया जो भाई अपने हिसाब से बनाता है उसे कौन सी बही कहते हैं, खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक। आगे देखिए, यह व्यक्ति इन खर्चों का भुगतान करता है तथा इनका अभिलेखन एक अलग रोकड़ बही में करता है। इसी बही को खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। आपने देखा कि जो ये व्यक्ति मुख्य रोकड़िया के अधीन नियुक्त किया गया है वो व्यक्ति क्या करेगा, इन छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करेगा। छोटे छोटे खर्चे कौन से, जैसे अपन ने देखा यात्रा व्यय है, भाड़ा है, डाक व्यय है, टेलीग्राम व्यय है, कुरियर व्यय, इसी प्रकार के अन्य भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं। इन छोटे छोटे खर्चों का जो भुगतान कौन करेगा, मुख्य रोकड़िया के अधीन जिस व्यक्ति की अपन नियुक्ति करेंगे, और इस व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, खुदरा रोकड़िया। अब ये जो खुदरा रोकड़िया है जो इन छोटे छोटे लेन देनों का अभिलेखन जिस पुस्तक में करेगा उस पुस्तक को क्या कहेंगे, खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक। देखिए, खुदरा रोकड़िया अग्रिम व्यवस्था से कार्य करता है। आप देखिए कि अग्रिम व्यवस्था होती क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जब अवधि का प्रारंभ होता है, अब अवधि कोई भी हो सकती है, जैसे 1 महीना, 15 दिन का एक पक्ष, त्रैमासिक मान लीजिए, एक सप्ताह मान लीजिए, यानी कोई भी अवधि है। इस अवधि के प्रारंभ में उस संपूर्ण अवधि के लिए खर्चे करने के लिए, इस संपूर्ण अवधि में खर्चे करने के लिए जो मुख्य रोकड़िया है वो खुदरा रोकड़िया को एक रकम, एक निश्चित राशि देता है। इस निश्चित राशि को क्या कहा जाता है, अग्रिम राशि। अब इसी अग्रिम राशि से जो खुदरा रोकड़िया होता है वो पूरी अवधि के अंदर भुगतान करेगा। अब जब अवधि का अंत आएगा, अवधि पूरी होगी, तो अवधि के अंत के अंदर उसके पास जो राशि बच जाएगी खर्चे करने के बाद उसे क्या कहेंगे, शेष बैलेंस कहेंगे। और जो राशि को उसने उस अवधि विशेष में खर्च कर दी है उस खर्च का क्या बनाएगा, वो खुदरा रोकड़ बही। यानी आप देखेंगे कि जो बैलेंस बच गया है उस बैलेंस को अगले अवधि में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अगली अवधि में मुख्य रोकड़िया क्या करेगा कि जो निश्चित राशि उसे दी जाती थी उस राशि में जो उसके पास बैलेंस बच गया है उसको तो काट देगा, और जो बाकी राशि बचेगी यानी जो राशि कम पड़ जाएगी, जो राशि उसने पिछली अवधि में खर्च कर दी है उसकी क्या कर देगा, उसको प्रतिपूर्ति। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अग्रिम व्यवस्था, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए अब हम देखेंगे कि पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही का प्रारूप क्या होता है। देखिए, खुदरा रोकड़ बही में कॉलम बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे अपन पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही। इसमें छोटे छोटे कॉलम होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है अमाउंट रिसीव्ड।
ठीक है। अब अमाउंट रिसीव्ड के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि मुख्य रोकड़िया खुदरा रोकड़िया को कुछ राशि अग्रिम दे देता है, कुछ निश्चित राशि देता है। अब जब वो निश्चित राशि उसे प्राप्त होती है उसका लेखा इस कॉलम में यहाँ पे किया जाता है, और जिस डेट को वो राशि प्राप्त होगी वो डेट इसमें लिखी जाएगी, यानी दिनांक के कॉलम में लिखी जाएगी। ठीक है, ये कॉलम है पर्टिकुलर्स। देखो पर्टिकुलर्स का मतलब है विवरण। ठीक है, अब इसमें लिखा जाएगा कि जो राशि प्राप्त हुई है वो कब प्राप्त हुई है और किसके लिए प्राप्त हुई है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है या अपन ने भुगतान किया है, भुगतान किया है तो किसके लिए किया है, अपन ने बैलेंस निकाला, वो सभी किस में लिखे जाएंगे, इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, विवरण वाले कॉलम में। आगे देखिए, वाउचर, वी नंबर का मतलब है वाउचर नंबर, प्रमाणक संख्या, यानी अपन ने जो भुगतान किए हैं उन भुगतानों को करने के लिए अपने पास क्या प्रमाण है, यानी अपन को कौन से बिल प्राप्त हुए हैं। आप देखते हैं ना, आप देखते हैं कि जब भी हम भुगतान करते हैं तो अपन को उसके बदले में क्या प्राप्त होती है, रसीद प्राप्त होती है। इसी रसीद को क्या कहा जाता है, प्रमाणक। प्रमाणक यानी वाउचर, और वाउचर के नंबर कौन से कॉलम में लिखे जाएंगे, इस वाले कॉलम में। आगे देखेंगे अमाउंट पेड। देखो अमाउंट पेड का मतलब है राशि भुगतान की। अब इस अमाउंट पेड वाले कॉलम में जो भी राशि अवधि के दौरान खुदरा रोकड़िया खर्च करेगा वो उसका लेखा किस में करेगा, इस कॉलम में करेगा। और किसके लिए राशि का भुगतान किया है वो किस कॉलम में लिखेगा, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। और कितनी राशि का भुगतान किया है वो लिखेगा इसमें। और उसका क्या उसके पास प्रमाण है, क्या उसके बदले में उसे वाउचर प्राप्त हुआ है, उसका लेखा कौन से में करेगा, वाउचर नंबर में। अब देखिए कि इस कॉलम में कितना अमाउंट पेड किया है, इतना इसमें लिखने के बाद में वो किस कारण से पेड किया है उसका स्पेसिफाई भी किया जाएगा, उससे विश्लेषित भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, देखो एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स, यानी देखिए अलग अलग प्रकृति के जो, देखिए बड़े व्यवसायिक संस्थान विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। इन विभिन्न प्रकार के खर्चों में से भी कुछ खर्चे समान प्रकृति के होते हैं, तो उन खर्चों का विभाजन कर दिया जाता है। तो देखिए पोस्टेज एंड पोस्टेज एक्सपेंसेज, यानी डाक से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उन खर्चों को इस कॉलम में लिखा जाएगा, मतलब पोस्टेज एक्सपेंसेज वाले कॉलम में। अगला कॉलम देखिए टेलीफोन एंड टेलीग्राम, यानी टेलीफोन से संबंधित जो भी वे होंगे उसको इस कॉलम में लिखा जाएगा। देखो इस कॉलम में तो लिखे ही जाएंगे, इसके साथ साथ इनको इस कॉलम में भी लिखा जाएगा। यानी ये तो कॉलम कौन सा है, सामान्य कॉलम है, इसमें तो जिसके लिए जो भुगतान किया है उसको लिखा ही लिखा जाएगा, लेकिन उसको विश्लेषण करने के लिए इस तालिका में आगे भी उनको लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा ये हम एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण की सहायता से आराम से समझेंगे। आगे देखिए ट्रांसपोर्ट, यानी पर्यटन के लिए जो खर्चा हुआ है उसको इसमें दिखाया जाएगा। और देखिए स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी के लिए जो खर्चा हुआ उसे इस कॉलम में लिखा जाएगा। अब इन चार खर्चों के बाद जैसे पोस्टेज है, टेलीफोन है, ट्रांसपोर्ट है, स्टेशनरी है, इन खर्चों के बाद भी अगर कोई खर्चा बचता है तो उसे किस में डाल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी विभिन्न व्यय में। अब हम इसका परफॉर्मेंस समझने के बाद एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण की सहायता से समझेंगे पेटी कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। तो आगे देखिए उदाहरण, देखिए मैसर्स ट्रेवल इंडिया के खुदरा रोकड़िए श्री सुमित, अब देखो खुदरा रोकड़िया कौन है, सुमित, ठीक है, ने 1 अप्रैल 2016 को मुख्य रोकड़िए से 2000 रुपए प्राप्त किए। अब देखो ये 2000 रुपए प्राप्त किससे किए हैं, मुख्य रोकड़िए से किए हैं। अब मैंने बताया था आपको कि वो अवधि के शुरुआत में ही कुछ राशि ले लेता है अवधि में खर्च करने के लिए, तो उसने कितने रुपए लिए हैं, 2000 रुपए। अब ये 2000 रुपए जिस पद्धति के तहत लिए उस पद्धति को क्या कहेंगे, अग्रिम व्यवस्था। कौन सी पद्धति कहेंगे, अग्रिम व्यवस्था। और जो ये राशि प्राप्त हुई है इसे क्या कहेंगे, अग्रिम राशि। यानी सुमित को मुख्य रोकड़िए से कितनी राशि अग्रिम प्राप्त हुई है, 2000 रुपए। यानी अब जो अवधि है 1 महीने की अवधि है, इस अवधि के अंदर जो सुमित है वो अपने खर्चे किससे करेगा, इन 2000 रुपए से करेगा। ठीक है, आगे देखिए अप्रैल 2016 माह के दौरान निम्न मदों पर भुगतान किए गए खुदरा व्यय के लिए अग्रिम विधि पर खुदरा रोकड़ बही तैयार करें। अपन को क्या बनानी है, खुदरा रोकड़ बही। तो देखिए खुदरा रोकड़ बही किस प्रकार से बनाएंगे, पहले देखेंगे अपन कि 2016 अप्रैल में कौन कौन से लेन देन हुए। ठीक है, अप्रैल 2 को ऑटो का किराया रेंट चुकाया 200 रुपए। अप्रैल 3 को कुरियर सेवाएं 50 रुपए खर्च हुआ।
अप्रैल 4 को डाक टिकट यानी पोस्टल स्टाम्प्स के लिए 95 रुपए खर्च हुए। अप्रैल 5 को पेंसिल और पैड पर 65 रुपए खर्च हुए। आप देखेंगे कि अप्रैल 6 को स्पीड पोस्ट हुए कितने हुए 40 रुपए। अप्रैल 8 को टैक्सी का किराया यानी टैक्सी रेंट लगा 295 रुपए। अप्रैल 9 को जलपान रिफ्रेशमेंट लगा 310 रुपए। अप्रैल 11 को ऑटो के किराया या रेंट ऑटो का किराया दिया 60 रुपए। इसी तरीके से आगे देखेंगे अप्रैल 13 को टेलीग्राम पर 64 रुपए खर्च हुए। अप्रैल 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी के 165 रुपए खर्च हुए। अप्रैल 19 को बस का किराया लगा 40 रुपए। अप्रैल 21 को एसटीडी कॉल के एक्सपेंसेस हुए 205 रुपए। इसी प्रकार देखेंगे कि अप्रैल 23 को जलपान रिफ्रेशमेंट लगा 80 रुपए। अप्रैल 25 को फोटो स्टेट हुए 45 रुपए। अप्रैल 28 को कुरियर सेवाएं 40 रुपए। आगे देखेंगे अप्रैल 30 को बस का किराया लगा 40 रुपए। यानी महीने के दौरान जितने ट्रांजैक्शन हुए, जितनी मदों के लिए अपन ने मुख्य रोकड़िया जो सुमित था, खुदरा रोकड़िया जो सुमित था उसने भुगतान किया, उसका ब्यौरा ये है। अब इन लेन देनों के साथ अपन को क्या बनाना है, खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जो मुख्य रोकड़िया था उस मुख्य रोकड़िया से जो सुमित है खुदरा रोकड़िया है। सुमित कौन है, खुदरा रोकड़िया। सुमित को महीने के यानी अप्रैल महीने के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को 2000 रुपए अग्रिम रूप से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम किसका लेखा करेंगे, जो अग्रिम रूप से पैसा प्राप्त हुआ है। अब पैसा प्राप्त हुआ है तो किस में लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में। तो देखिए अमाउंट रिसीव्ड कितने 2000 रुपए। कितने रुपए प्राप्त हुए 2000 रुपए। तो देखो सबसे पहले अब लिखेंगे डेट वाले कॉलम में लिखेंगे डेट। देखो जो वर्ष है उस वर्ष को एक ही बार लिखेंगे 2016, और एक महीने का जो अवधि है उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, लेखा कर रहे हैं। यानी एक महीने के लिए अपन खुदरा रोकड़ भी बना रहे हैं तो महीना भी एक ही बार लिख देंगे। तो देखो क्या लिखा, अप्रैल। कौन सा महीना है, अप्रैल है। देखो 2000 रुपए खुदरा रोकड़िया को कब प्राप्त हुए थे, 1 अप्रैल को। तो देखो 1 अप्रैल लिख दिया। अब जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है यानी विवरण का कॉलम है, इसमें लिख देंगे कि ये 2000 है क्या, इसके लिए विवरण क्या है। तो क्या लिखेंगे अपन, कैश रिसीव्ड। यानी जो सुमित है, जो खुदरा रोकड़िया है, उसको मुख्य रोकड़िए से 1 अप्रैल को 2000 रुपए क्या हुए, प्राप्त। तो देखो 2000 रुपए प्राप्त हुए 1 अप्रैल 2016 को, कैश रिसीव्ड। अब आगे के जो लेन देन है उन लेन देनों के हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, खुदरा रोकड़ बही में एंट्रियां कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अप्रैल 2 को ऑटो का किराया चुकाया कितना, 200 रुपए। तो देखिए डेट में लिखेंगे अप्रैल। अप्रैल अपन ने एक बार लिख लिया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अप्रैल हो गया। तो देखो ऑटो रेंट पर्टिकुलर वाले में, और लिखेंगे प्रमाणक संख्या अपन को दे नहीं रखी है क्वेश्चन में तो अपन नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, देखो अमाउंट पेड कितने रुपए चुकाया है, 200 रुपए। तो आप देखेंगे कि जो ऑटो का रेंट है उसको अपन किसके अंदर बांट सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में बांट सकते हैं। तो एक बार तो इस कॉलम में लिखेंगे ही, उसके बाद अपन देखेंगे कि देखो ट्रांसपोर्ट में भी इस कॉलम में लिख दिया अपन ने, ठीक है। यानी इसका क्या कर दिया, विश्लेषण, ठीक है। तो ये 200 रुपए एक बार तो इसमें आएगा और एक बार किस में आएगा कि देखो ऑटो किससे संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, तो ट्रांसपोर्ट में वाले कॉलम में भी इसको लिख देंगे। आगे देखिए अगला ट्रांजैक्शन, अप्रैल 3 कुरियर सेवाएं 50 रुपए। अब आप देखेंगे जो कुरियर सेवाएं हैं उनका अपन ने कितने रुपए चुकाए हैं, 50 रुपए। तो आप देखो अप्रैल 3 कुरियर सर्विसेज के लिए कितने रुपए चुकाए हैं, 50 रुपए। अब आप देखेंगे कि जो कुरियर सेवाएं हैं वो किसके तहत आती है, पोस्टेज के, डाकवेज के, जो डाक एक्सपेंसेज हैं उनके तहत इनको विभाजित कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 50 रुपए किस में आ जाएंगे, पोस्टेज वाले एक्सपेंसेज में आ जाएंगे। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे अपन अगला लेन देन। देखिए अप्रैल 4 डाक टिकट यानी पोस्टल स्टाम्प्स कितने के खरीदे, 95 रुपए के। देखिए एंट्रियां, देखिए अप्रैल 4 पोस्टल स्टाम्प्स 95 रुपए और पोस्टेज में आ जाएगा 95 रुपए। अब इस हिसाब से अगला देखिए अप्रैल 5 को पेंसिल और पैड। देखो पेंसिल और पैड किस में आएंगे, स्टेशनरी में आएंगे। तो देखिए अप्रैल 5 को पेंसिल पैड
₹65 और देखो स्टेशनरी के नीचे लिख दिया ₹65। आगे देखिए, अप्रैल 6 को स्पीड पोस्ट वे एक्सपेंसेस कितने हैं? ₹40। अब देखेंगे आप, अप्रैल 6 स्पीड पोस्ट ₹40 और इसको किसके तहत बांट दिया जाएगा? पोस्टेज एक्सपेंसेज में कितने आ जाएंगे? ₹40। इसी तरीके से अगली देखिए, अप्रैल 8 को टैक्सी का किराया ₹295। अब आप देखेंगे, अप्रैल 8 टैक्सी रेंट ₹295 और देखो टैक्सी रेंट ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो देखो ट्रांसपोर्ट कहाँ है? ट्रांसपोर्ट ₹295। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या लेंगे? अगला ट्रांजैक्शन लेंगे। अगला ट्रांजैक्शन आएगा, अप्रैल 9 को जलपान रिफ्रेशमेंट ₹310। आप देखिए, अप्रैल 9, देखो अप्रैल 9 रिफ्रेशमेंट्स 310, अमाउंट पेड कितना किया अपन ने? 310। और देखो रिफ्रेशमेंट ना तो पोस्टेज में आएगा, ना टेलीफोन में आएगा, ना ट्रांसपोर्ट में आएगा, ना स्टेशनरी में आएगा, तो अपन इसको किस में डाल देंगे? सन्ड्री एक्सपेंसेज यानी विविध व्यय में। अब देखिए इसी प्रकार अगला ट्रांजैक्शन देखिए, अगला लेन देन, अगला लेन देन है अप्रैल 11 को ऑटो का किराया। अब आप देखेंगे ऑटो का किराया किस में आएगा? ट्रांसपोर्ट में आएगा, तो इसको किस में लिख देंगे? ₹60 को ट्रांसपोर्ट में भी लिखेंगे और अमाउंट पेड में भी लिखेंगे। कितनी तारीख को है? अप्रैल 11 को। देखिए अप्रैल 11 ऑटो रेंट कितने चुका है? ₹60 और देखिए ट्रांसपोर्ट में भी आ जाएगा ₹60। इसी प्रकार अगला ट्रांजैक्शन देखिए, अप्रैल 13 को टेलीग्राम के ₹64। ठीक है, अब देखिए अगला, आप देखेंगे अप्रैल 13 टेलीग्राम कितने रुपए चुका है? देखिए ₹64। और देखो जो टेलीग्राम किस में आएगा? देखो ये लिख रहा है ना, टेलीग्राम किस में आ जाएगा? टेलीग्राम में आ जाएगा। अगला देखिए, अप्रैल 16 को कंप्यूटर स्टेशनरी कितने? ₹165। ये देखिए कंप्यूटर, अप्रैल 16 कंप्यूटर स्टेशनरी ₹165 और स्टेशनरी में आ जाएगा ₹165। अगला देखिए, अप्रैल 19 को बस का किराया, बस रेंट कितना है? ₹40। तो इसे किस किस में लिख देंगे? देखिए अप्रैल 19, ठीक है, बस रेंट अमाउंट कितना है? 40, अमाउंट पेड में आ जाएगा ₹40। अब बस का रेंट है तो किस में आएगा? ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में भी इसको लिख देंगे। इसी प्रकार अगला देखिए, अप्रैल 21 एसटीडी कॉल एक्सपेंसेज कितना है? ₹205। अब एसटीडी कॉल किस में आएगा? टेलीफोन में। तो देखो अप्रैल 21 को एसटीडी एक्सपेंसेज कितने हैं? ₹205 और देखो टेलीफोन में मैंने कितने डाल दिए? ₹205। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, अप्रैल 23 को जलपान कितना है? रिफ्रेशमेंट कितने? ₹80। अब रिफ्रेशमेंट को अपन किस में लेंगे? विविध व्यय में लेंगे। तो देखिए, देखो अप्रैल 23 रिफ्रेशमेंट और अमाउंट में कितना है? ₹80 और किस में डाल देंगे इसको? विविध व्यय यानी सन्ड्री एक्सपेंसेज। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, अप्रैल 25 फोटोस्टेट वे कितने हैं? ₹45। तो देखिए अप्रैल 25 फोटोस्टेट एक्सपेंसेज कितने हैं? ₹45 और देखिए किस में जाएंगे? ये स्टेशनरी में। फोटोस्टेट एक्सपेंसेज को किस में लेंगे अपन? स्टेशनरी में लेंगे। अब इसी प्रकार देखिए अगली मद, अप्रैल 28 को कुरियर सेवाएं किस में आएंगी? कितने हैं? ₹40। तो देखिए अप्रैल 28 कुरियर सर्विसेज कितना है? ₹40 और इसको किस में डाल देंगे? पोस्टेज में डाल देंगे, यानी डाकवे में डाल देंगे। देखिए अगला ट्रांजैक्शन, अप्रैल 30 को बस का किराया कितना है? ₹40। अपन ने बस का किराया चुकाया तो किस में जाएगा? ट्रांसपोर्ट में जाएगा। देखिए अप्रैल 30 बस का किराया, बस रेंट कितना है?
अमाउंट पेड में कितना आएगा 40 रुपए। देखिए अगर इनके लिए अपने पास में रसीदें होती, जैसे बस का किराया चुकाया है, तो इसका अगर अपने पास टिकट होता तो उस टिकट का जो नंबर है उसमें किस में लिख देते, इसमें वाउचर नंबर वाले कॉलम में। अपने पास टिकट है नहीं तो अपन लिखेंगे नहीं। देखिए अमाउंट पेड में कितना आएगा 40 रुपए, और जो बस का किराया है वो किस में जाएगा, ट्रांसपोर्ट में जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट में भी लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो अवधि है उस अवधि के अंत में बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अमाउंट पेड वाला कॉलम है इसका टोटल करेंगे। तो देखिए ये टोटल करेंगे 250, 95, 65, 40, 295, 310, 60, 64, 165, इन सब का जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1794 रुपए। कितना हो जाएगा 1794 रुपए। अब आप देखेंगे कि जो एनालिसिस ऑफ पेमेंट है, जितने भी कॉलम है, पांच कॉलम है, इन पांचों कॉलम का भी क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे अलग अलग। तो कितना आएगा 225, तो क्या आएगा पोस्टेज एक्सपेंसेज, और टेलीफोन एक्सपेंसेज कितना हुआ 269, ट्रांसपोर्ट कितना हुआ 635, स्टेशनरी कितना हुआ 275, और सन्ड्री एक्सपेंसेज कितना हुआ 390। अब आप देखेंगे कि जो ये पांचों कॉलम का जो टोटल है अलग अलग, इन पांचों को एक जगह ऐड करेंगे एक साथ तो कितना आएगा 1794, और इस कॉलम का टोटल भी कितना आएगा 1794। देखिए ये अलग अलग कॉलम बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था, वो यही तो था कि जब हम अलग अलग इनका विश्लेषण कर लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन ने जो पेमेंट्स किए हैं, जो अपन ने लेन देन किए हैं, उन लेन देनों का लेखा अपन ने सही तरीके से किया है। तो अब आप देखेंगे कि महीने के अंत में यानी अवधि के अंत में अपन क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। अब सुमित जो खुदरा रोकड़िया था उसको कितने रुपए प्राप्त हुए थे, 2000 रुपए प्राप्त हुए थे। अब उस 2000 में से उसने 1794 तो क्या कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए, व्यय कर दिए, तो उसके पास बचा कितना 206 रुपए। 2000 में से उसके पास कितने रुपए बच गए 206। अब ये क्या बच गया, बैलेंस बच गया। ठीक है, आप देखेंगे कि 1794 को और 2006 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो आप देखिए, अब देखो अप्रैल 30 को यानी मंथ के लास्ट वाली डेट पे अपन बैलेंस निकालते हैं, तो अप्रैल 30 आएगी, यहाँ पे टू बैलेंस लिखेंगे, क्या पर्टिकुलर वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। अब देखो टू बैलेंस सीडी का मतलब क्या है कि यहाँ पे टू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब इसके पास खुदरा जो रोकड़िया था उसके बाद बैलेंस कितना बच गया, 2000 में से 206 रुपए बच गए। अब आप देखेंगे कि ये 206 रुपए है, इसको अगली अवधि में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो 206 रुपए है इसको अमाउंट इसमें लिख देंगे। अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में कितने लिखेंगे 206 रुपए। लेकिन ये प्राप्त अपन को कहां से हुए हैं, ये अपन को बैलेंस, अपन को मुख्य रोकड़े तो दिए नहीं, ये क्या है अपना बैलेंस है जो कहां से लेके आए अपन, पिछली अवधि से। तो देखो इसके लिए लिखेंगे क्या, मई 1, यानी ये बैलेंस अपन कौन सी तारीख को लेके आए हैं, जो अगली अवधि है उसकी पहली तारीख को। तो अगली अवधि कौन सा, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई आएगा। तो मई 1 को देखेंगे बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब है बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब बैलेंस आगे लेकर आए। ठीक है, तो बैलेंस आगे कितना लेकर आए हैं 206 रुपए। अब आप देखेंगे कि अग्रिम जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार मैंने आपको बताया था कि अवधि के शुरुआत में यानी अवधि के प्रारंभ में एक निश्चित राशि दे दी जाती है। इस निश्चित राशि को क्या कहते हैं, अग्रिम राशि कहते हैं। और इस जो अपन ने ये जो उदाहरण लिया है इसमें अग्रिम राशि कितनी है 2000 रुपए। अब इस 2000 में से कितना खर्च हो गया 1794, उसके पास कितना बच गया 206। अब आप देखेंगे कि इस राशि को अगली अवधि के प्रारंभ में वापस से 2000 तक करना है अपन को, यानी प्रतिपूर्ति करनी है। तो कितने रुपए कम पड़े 1794, जो कहां पे ये खर्च हो चुके हैं पहले से। तो मुख्य रोकड़िया क्या करेगा, अब खुदरा रोकड़िया को 2000 नहीं देगा, कितने देगा 1794 देगा, और वापस उसके पास कितने हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। अब इसके आगे क्या होगा कि अब जो मई महीना है यानी जो अगली अवधि है, इसके लिए जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों का फिर से क्या करेगा, लेखा करेगा। और इसी प्रकार जो मई का महीना है यानी अगली जो अवधि है, इस अवधि में उस अवधि के अंत में जितना भी उसके पास बैलेंस बचेगा उसका इसी प्रकार से लेखा किया जाएगा, और इसी प्रकार से उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इस प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, अग्रिम व्यवस्था, इंप्रेस्ड सिस्टम। धन्यवाद।